नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के लिए हमारा ऑनगोइंग टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टॉपिक से पहले हम बात कर चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, यूवी, आईआर और एनएमआर प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यूवी स्पेक्ट्रम में किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, और कल हमने बात की थी संयुग्मित ईन के यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में। संयुग्मन का मतलब होता है जिसमें कॉन्जुगेशन अर्थात सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में पाए जाते हो, उसे हम संयुग्मित ईन कहते हैं। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा संयुग्मित इनॉन का। आज हम उसी संयुग्मित ईन की जो कल हम बात कर रहे थे उसी संयुग्मित ईन के आगे के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वह टॉपिक है वुडवर्ड और फिजर रूल। वुडवर्ड और फिजर दो इस प्रकार के केमिकल साइंटिस्ट थे या स्पेक्ट्रोस्कोपी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टर्म्स हैं उनके संबंधित एक रूल दिया जिससे कि हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के यौगिकों के लिए, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो यौगिक उपलब्ध है वो किस प्रकार का होगा और उसके अंदर कौन सा समूह किस प्रकार से पाया जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फिजर रूल। इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फिजर रूल। सबसे पहले इन क्या है? इन का मतलब है डबल बॉन्डेड, और इनका अब्जॉर्प्शन किस प्रकार का होगा उसके लिए नियम दिया गया है इनों के अवशोषण के लिए, वुडवर्ड और फिजर का नियम। उसी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन में विभिन्न एल्केल प्रतिस्थापियों का कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होना चाहिए, इसके लिए वुडवर्ड ने एक एम्पेरिकल नियम दिया, मतलब इसको ज्ञात करके एक नियम दिया गया। मतलब अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में लिखते हैं तो ये होता है 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहां पर यह कहा गया है कि इस 1,3-ब्यूटाडाइन पर अगर हम किसी मैथिल समूह को जोड़ देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक नियम दिया गया। ये तो 1,3-ब्यूटाडाइन है, अगर हम मैथिल समूह जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, C के पास में CH3 है और यहाँ पर एक और CH3 है और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। मतलब यहाँ पर तो हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, दो ग्रुप जोड़ दिए। तो ये होता है, इससे इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इसका जो मूल मान है उसके मूल मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको प्रदर्शित करने के लिए वुडवर्ड ने एक एम्पेरिकल नियम दिया, एक अनुभवक प्रकार का नियम दिया। सबसे पहले लैम्डा मैक्सिमम की बेस वैल्यू जो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए आती है, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो उसकी बेस वैल्यू आती है वो होती है 217 nm, मतलब 217 nm इसकी बेस वैल्यू होती है। अब अगर कोई इसके साथ एल्किल समूह जुड़ा है तो इसके लिए हम यहां पर बात करते हैं किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसकी बेस वैल्यू होती है, मतलब ये तो जुड़ेगी, हम किस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू होती है 217 nm, अगर हम उस तरीके से बात करें, पहली चीज। उसके बाद दूसरा, जुड़ा हुआ एल्किल समूह, जुड़ा हुआ एल्किल समूह, इसके साथ अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है तो जुड़ा हुआ एल्किल समूह कितनी इंक्रीज करेगा, +5 का इंक्रीज इसके अंदर करेगा या वलय अवशेष अगर हो। उसके अलावा देखिए तीसरी चीज इसमें क्या पाई जाती है, +5 का हम इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ देते हैं। तो मैं वापस यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन
डाइईन 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कितनी है 217 nm है। अगर उसके साथ में कोई एल्किल जुड़ा हो, एल्किल समूह जुड़ा हो या रिंग रेजिड्यू हो, वलय अवशेष हो, ये किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी समझाएंगे आपको। वलय अवशेष जिसको बोलते हैं RR रिंग रेजिड्यू, उसके लिए +5 जोड़ते हैं, उसके लिए +5 जोड़ते हैं। और अगर कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो, एक्सोसाइक्लिक, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये और तीसरी चीज ये, अगर कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर इसमें पाया जाए तो उसके लिए कितना जोड़ते हैं +5। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी किस तरीके से आएगी, उसके लिए हमें नया पेज लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड ए था, ठीक है, उसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम करते हैं एग्जाम्पल वुडवर्ड नियम का। वुडवर्ड नियम में हमें दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CCH3, पहला एग्जाम्पल CCH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। ये क्या है, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन और 2 इसके साथ मेथिल लगे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हमको किसकी गणना करनी है, लैम्डा मैक्सिमम की गणना हमें करनी है। तो लैम्डा मैक्सिमम की गणना करने के लिए सबसे पहले जो आपको मैंने अभी बताया था, लैम्डा मैक्सिमम को हमको यहां पर ज्ञात करना है। लैम्डा मैक्सिमम को हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेस वैल्यू फिक्स होती है, ये बेस वैल्यू इसकी कितनी होगी 217 nm। अब इसमें मैथिल समूह या एल्किल समूह कितने लगे हुए हैं, एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह ये है और दूसरा एल्किल समूह ये है। एक एल्किल समूह के लिए हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं +5 का। अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है तो उसके लिए +5 का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जुड़ेगा। तो यहां पर 2 एल्किल समूह हैं, तो 2 एल्किल समूह के लिए, 2 एल्किल समूह के लिए 2 × +5 = 10। तो कुल परिकलित मतलब कैलकुलेटेड, कुल परिकलित लैम्डा मैक्सिमम बराबर 217 + 10 = 227 nm, कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्सिमम। और अगर हम प्रैक्टिकली इसको ज्ञात करें, इसके लिए अगर हम प्रैक्टिकली ज्ञात करें, प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित लैम्डा मैक्सिमम यहां पर कितना होता है, ये होता है 226 nm। तो इसका मतलब कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू लगभग सेम होती है। तो इस तरीके से हम लैम्डा मैक्सिमम को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको इसकी बेस वैल्यू याद रखनी चाहिए और बाकी जो इसके जितने भी इसके ऊपर कंपाउंड दे रखे हैं उनके आधार पर इसके अलग अलग प्रकार से जो वैल्यूज है हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पर इसका किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यही एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि दोनों मान एक दूसरे के काफी निकट हैं। इस प्रकार किसी भी डाइईन के लिए संभावित लैम्डा मैक्सिमम के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम यहां पर यह बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्यूटाडाइन होता है ये 2 रूपों में पाया जा सकता है। एक पाया जा सकता है सिसॉइड या सिस रूप में और एक पाया जाता है ट्रांस रूप में। देखिए कैसे, ये CH2 अगर ऊपर की तरफ है दोनों, तब ये सिस रूप है। और अगर हमने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने से ये वाला CH2 नीचे की तरफ आ गया, तब देखो इस CH2 के सामने ये वाला CH2 है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। इसको बोलते हैं S सिस या S सिसॉइड और इसको बोलते हैं S ट्रांस। अब इसमें क्या है
एस ट्रांस या एस सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंगल बंध के रोटेशन से बनते हैं। सिंगल बॉन्ड है C2C3, देखो दूसरी और तीसरी कार्बन का जो बॉन्ड है अगर उसका रोटेशन हो जाएगा, जैसे ही ऊपर की तरफ है ये बॉन्ड ऐसे घूम गया, इस तरीके से घूम गया तो ये CH2 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एक दूसरे के रोटेशन से इनका निर्माण होता है। अब इनमें ट्रांस रूप ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इनमें जो बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे से दूर दूर हैं, और बड़े ग्रुप जब दूर दूर होते हैं तो उसको कहते हैं त्रिविम बाधा का न्यूनतम होना। बड़े ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाती है जिसको हम त्रिविम बाधा बोलते हैं, और त्रिविम बाधा यहाँ पर न्यूनतम होती है। अब चक्रीय प्रकार की अगर कोई सिस हो तो उसकी संरचना किस प्रकार से होगी? उसकी संरचना होगी इस प्रकार से, देखिए ये भी सिसॉइड रूप है, सिस है लेकिन चक्रीय प्रकार का है, तो इसकी संरचना देखिए किस प्रकार से होगी। डाइईन है ये भी, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन की तुलना में इनके जो वैल्यू होती है ये थोड़ी सी ज्यादा आती है। जैसे यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो दो प्रकार के जो हमारे पास में कंपाउंड बने, एक होता है होमोएनुलर और एक होता है हेटेरोएनुलर। होमोएनुलर का मतलब होता है जब दोनों के दोनों बॉन्ड एक में पाए जाते हों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समवलयकार, समवलयकार, क्योंकि इसमें दोनों बॉन्ड एक के अंदर ही पाए जा रहे हैं। और इसको बोलते हैं विषम वलयकार, जिसमें दोनों बॉन्ड अलग अलग पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विषम वलयकार, ठीक है, समवलयकार और विषम वलयकार। अब देखिए यहां पर वही चीज लिख रखा है, दोनों द्विबंध एक ही वलय में स्थित हैं, ये दोनों द्विबंध एक ही वलय में स्थित हैं तो उसको समवलयकार या होमोएनुलर बोलते हैं। और जब दोनों द्विबंध अलग अलग प्रकार की वलय के अंदर, दो अलग अलग वलय के अंदर होंगे तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेटेरोएनुलर। अब देखिए इनकी संरचनाएं तो उसी के जैसी हैं। ट्रांस देखो, इसको अगर हम देखें तो ये सिस के जैसी संरचना है। कैसे? अगर इसको आप यहां से काट दोगे तो ये इसी के जैसी संरचना बन जाएगी। देखिए एक बार, अगर इसको और इसको हम देखें तो ये दोनों लगभग एक जैसी संरचना बन जाएगी, इसीलिए क्या होता है? ये एस होता है, सिस। अब अगर हम इसको देखें यहां से, अगर आप इसको देखें यहां से, अगर हम इसको देखते हैं इतने को, तो ये किसके जैसी संरचना है? ट्रांस के जैसी संरचना है। तो इसका मतलब ये सिस के जैसी संरचना है, ये ट्रांस के जैसी संरचना है। तो हम ये कह भी सकते हैं कि ये क्या होता है? ट्रांस होता है, और ये क्या होता है? सिस होता है। लेकिन है किस रूप में? ये वलय के रूप में पाए जा रहे हैं, और दोनों में एक वलय क्या होती है? समवलयकार, जिसको बोलते हैं होमोएनुलर, जिसमें दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक ही वलय में पाए जाते हैं, उसको हम होमोएनुलर या समवलयकार कहते हैं। और जब दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग या एडजेसेंट, जुड़ी हुई जो वलय है उसमें पाए जाते हैं, उसको हम विषम वलयकार या हेटेरोएनुलर कहते हैं। अब इनके लिए जो वैल्यू निकाली जाती है वो किस प्रकार से आती है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो तो लगभग 217 nm के आसपास ही आएगी, और इसकी वैल्यू एस ट्रांस के जैसी आएगी। तो इसके लिए जो वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए यहां पर इनकी वैल्यूज दे रखी हैं कि किस तरीके से इनको निकाला जाता है। किस तरीके से इनको निकाला जाता है, इसकी वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, वो देखिए ध्यान से। देखिए अगर समवलयाकार डाइईन हो, मतलब इस प्रकार की डाइईन हो, इस प्रकार की, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर, तो इसको क्या बोलते हैं? समवलयाकार। इसके लिए बेस वैल्यू कितनी होती है? इसके लिए बेस वैल्यू होती है 253 N। अगर विषम वलयाकार हो, विषम वलयाकार का मतलब होता है इस प्रकार की, एक यहां पर, एक यहां पर, ये विषम वलयाकार है। तो विषम वलयाकार के लिए जो बेस वैल्यू होती है ये होती है 214 N। उसके बाद देखिए खुली श्रृंखला वाली हो, खुली श्रृंखला का मतलब है ये, इसमें कोई वलय नहीं है, कोई क्लोज्ड रिंग नहीं है, तो ये कौन सी है? खुली श्रृंखला है, ओपन चेन।
खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला के लिए बेस वैल्यू होती है 217 nm। उसके बाद अगर संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध हो, उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है। अगर संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध हो तो उसके लिए +30 ऐड किया जाता है। अगर एल्किल प्रतिस्थापी या वलय अवशेष हो, वलय अवशेष का मतलब क्या होता है, अब उसको यहां पर थोड़ा सा आप समझिए। जब मैं यहां पर ये देखूंगा कि मेरे पास ये किस प्रकार की है, तो ये हमको क्या करना होता है, जब भी हम इसको ज्ञात करेंगे तो आपको केवल वहीं से इसको लेना है जहां पर डबल बॉन्ड आते हैं। देखो यहां से इस तरीके से इतना ही हमारे काम का है, ये वाला हमारे काम का नहीं है, ठीक है, संयुग्मन के अंदर। तो एक इसको लेने के लिए हमें एक बार यहां से इस वलय को काटना पड़ा और एक बार हमें यहां से इस वलय को काटना पड़ा। तो इसका मतलब दो जगह से हमने वलय को काटा है। इस चीज को क्या बोलते हैं, रिंग रेजिड्यू बोलते हैं या वलय अवशेष बोलते हैं। रिंग रेजिड्यू या वलय अवशेष, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, +5। अब अगर एक्सोसाइक्लिक टाइप का बॉन्ड हो, एक्सोसाइक्लिक, उसके अंदर आता है बाह्य द्विबंध। बाह्य द्विबंध का मतलब होता है इस वलय के साथ में जब हम इसको देखते हैं तो इस वलय के लिए ये बाहर की तरफ है, इस वलय के लिए ये बाहर की तरफ है, और है कौन सा, एक्सोसाइक्लिक। इस वलय के लिए कोई नहीं है, मतलब बाह्य चक्रीय द्विबंध कौन सा है, ये वाला, ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि वलय नंबर 1 के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि वलय नंबर 2 के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट साथ जुड़ा होना चाहिए एक्सोसाइक्लिक प्रकार का डबल बॉन्ड। और जब हमारे पास एक्सोसाइक्लिक प्रकार का डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम +5 जोड़ते हैं। इसके अलावा वलय पर अगर कोई OAC समूह जुड़ा रहे, मतलब इस तरीके का समूह जुड़ा रहे, CH3O प्रकार का कोई समूह जुड़ा रहे, ठीक है, एसीटेटो का CH3COO प्रकार का कोई समूह जुड़ा रहे, तो इसके लिए OAC एसीटेट प्रकार का CH3COO, इसके लिए किसी भी प्रकार का कुछ ऐड नहीं करते, इसमें 0 होता है। अगर OR समूह जुड़ा रहे, मतलब ये समूह जुड़ा रहे CH3O CH3, इसके लिए +6 ऐड करते हैं। अगर SR समूह जुड़ा रहे, मतलब S के साथ में CH3 जुड़ी हो, थायोएल्केन जिसको बोलते हैं, उसके लिए +30 ऐड करते हैं। अगर क्लोरीन ब्रोमीन मतलब कोई हेलोजन जुड़ा रहे तो उसके लिए +5 ऐड करते हैं, और अगर अमीनो समूह जुड़ा रहे तो उसके लिए +60 ऐड करते हैं। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो एक बार आप इस पूरी की पूरी सारणी को बड़े ध्यान से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम बाद में बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कि किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। हम इसी वलय के बारे में बात करेंगे जिसमें बाह्य चक्रीय सब कुछ इसके अंदर है। तो पहले मैं इसको साइड में बना लेता हूं और उसी के बेस पर हम इसके बारे में बात करेंगे। इस यहीं पर ही बना लेते हैं अपने इसको। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल था ये, यहां डबल बॉन्ड और इसको ऊपर से खोला गया, ऊपर से खोला, इसको बोलते हैं कोलेस्ट। कोलेस्ट का मतलब होता है आगे की तरफ भी बढ़ रही है श्रृंखला। अगर इस तरीके से कुछ हो, ऐसे बाहर निकला, तो यहां पर कौन सा समूह होता है, कोई एल्केन समूह होता है, कोई भी एल्केन समूह। इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, इसके लिए ज्ञात करना है लैम्डा मैक्सिमम, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना होगा कि वलय किस प्रकार की है, क्या ये विषम वलय है या ये सम वलय है। यहां पर देखिए द्विबंध दो अलग अलग प्रकार की वलयों में है, इस वजह से सबसे पहले तो ये है क्या, अब इसका हल करते हैं। यहां पर हम
हल करते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, विषम वलय है, विषम वलय, सबसे पहले विषम वलय है। तो विषम वलय में सबसे पहले विषम वलयकार के लिए, विषम वलयकार या हेट्रोएनुलर वलयकार डाइईन के लिए, चक्रीय प्रकार की डाइईन है, डाइईन के लिए बेस वैल्यू देखो कितनी होगी, 214 Nm, 214 Nm इसके लिए बेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। हमको केवल वहीं तक ही रिंग को लेना होता है यहां तक उसमें संयुग्मन पाया जाए, उसके अलावा हम उसको नहीं लेंगे। हमको केवल वहीं तक रिंग को लेना होता है जहां तक उसमें संयुग्मन पाया जाए, उसके अलावा हम उस रिंग को नहीं लेंगे। वापस देखो कैसे, देखिए संयुग्मन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब संयुग्मन कितनी जगह पर है। अगर हम बात करें ट्रांस रूट की, जो हम ट्रांस कर रहे थे, तो वो इसी तरीके से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये ट्रांस रूट था उसका। तो देखो यहां पर वही बन गया, ये क्या है, CH2, ये CH, फिर CH, फिर CH2, तो इसी तरीके से बन गया। अब हम इसको यहां से काट लेंगे। इसके लिए हमको रिंग में कहां पर काटना पड़ा उसको ध्यान से देखिए। एक तो हमने यहां से काटा इसको, एक हमने यहां से काटा इसको, और एक हमने यहां से काटा इसको। तो तीन जगह पर RR बन गए, मतलब रिंग रेजिड्यू, एक RR यहां पर, एक RR यहां पर, वलय अवशेष इसको बोलते हैं। जब हम इसको काटते हैं उसको वलय अवशेष बोलते हैं, ठीक है। अब कोई ये भी सोच सकता है कि इसके ऊपर एक एल्किल समूह भी लगा हुआ है तो उसको भी हमें लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना हमारे संयुग्मन का पार्ट होता है उसके अंदर जो भी चीज आएगी उसको हम इसमें काउंट करेंगे, उसके अलावा हम किसी चीज को काउंट यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये क्या है, अब इसके अलावा एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। इस रिंग के लिए, मतलब रिंग नंबर 1 के लिए रिंग नंबर 2 में पाया जाने वाला ये डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड कौन सा डबल बॉन्ड है, ये है एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी इसमें हम ऐड करेंगे +30। तो टोटल इसके अंदर क्या आएगा, देखो दूसरे नंबर पर सबसे पहले मैं रिंग रेजिड्यू के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम किसके बारे में बात करेंगे, वलय अवशेष के बारे में बात करेंगे। वलय अवशेष का मतलब है आपने उस रिंग को कितनी जगह से काटा है। वलय अवशेष यहाँ पर कितने हैं, 3। देखो 1 2 3 जगह से हमने इसको काटा, तो क्या हो गया 3 × +5, ठीक है। तो अब आपस में होंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 15। अब इसके अलावा हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप जानते हैं हम कितना लेते हैं, +30। उसके बाद एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, ध्यान रखना इसके लिए कोई बाह्य चक्रीय नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट साथ होना चाहिए जो बाह्य चक्रीय होगा, या एक्सोसाइक्लिक प्रकार का जो डबल बॉन्ड होगा वो बिल्कुल साथ में होना चाहिए, लेकिन यहां पर साथ में नहीं है। बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड इसके लिए कितना है, +30, ठीक है। तो टोटल देखिए कितनी वैल्यू इसके लिए आ गई। अब यहां पर हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम +5 करते हैं, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम कितना करते हैं, +5। बाह्य चक्रीय द्विबंध है तो उसके लिए हम कितना करेंगे, +5। तो टोटल देखिए कितनी वैल्यू आ गई यहां पर। तो इसका लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम बराबर 214 + 15 + 5 कितना हो गया, 20, और 214 कितना हो गया, 234 Nm। ये कौन सा है, ये है परिकलित या कैलकुलेटेड, परिकलित या कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा, 214 + 20 बराबर 234 Nm। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या यही वैल्यू आती है, देखिए 234।
जबकि हम इसका जब ऑब्जर्व करते हैं, जब प्रैक्टिकली इसको निकाल कर देखा जाता है तो उसके लिए वैल्यू कितनी आती है 235 nm, लगभग दोनों बराबर वैल्यूज हैं, इस वजह से हमारा जो मान होता है ये सही होता है। ठीक है, तो आपके आपके नाम भी आ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में एज इट इज यही क्वेश्चन आया हुआ है, नाम भी आ सकता है कोलेस्ट 3,5 डाइइन, कोलेस्ट 3,5 डाइइन की वैल्यू लिखिए के लिए वुडवर्ड फिगर की सहायता से लैम्डा मैक्सिमम के मान की गणना कीजिए, या इस तरीके से बना के भी आ सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कहां कहां से तोड़ी हमने, ये रिंग यहां से तोड़ी, यहां से तोड़ी, यहां से तोड़ी, तो 3 तो इसमें क्या हो गए रिंग रेजिड्यू हो गए, एक इसके अंदर क्या हो गया बाह्य चक्रीय द्विबंध हो गया, हमने दूसरी के अंदर बनाया था तो इस वजह से उसके लिए वो बाह्य चक्रीय द्विबंध हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वुडवर्ड फिगर के नियमानुसार जो आगे कार्बनिक यौगिक हैं उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम की गणना एथेनॉल में कीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल्स हैं ये। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, सबसे पहले हम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये एक प्रकार की वलय है और कौन सी है, विषम चक्रीय प्रकार की वलय है। अभी जस्ट हमने जो बनाई थी कोलेस्ट्रॉल, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है, बाकी दोनों एक जैसा ही इनकी वैल्यू। अब अगर विषम वलयाकार होगी तो उसके लिए मूल मान कितना आएगा, विषम वलयाकार है तो उसके लिए मूल मान कितना आता है 214 Nm। अब वलय अवशेष कितने हैं, एक तो इसको यहां से काटा जाएगा, एक इसको यहां से काटा जाएगा और एक इसको यहां से काटा जाएगा, क्योंकि यहां पर एक कॉन्जुगेशन है, तो 3 इसमें वलय अवशेष है प्लस 15 इसके लिए आ गए। इस रिंग के लिए ये क्या है, एक बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध है, तो प्लस 5 यहां पर आ गया, तो 214 1 और 20 1 टोटल कितनी वैल्यू होगी 234 Nm, 234 Nm। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बी में यहां पर देखिए मूल मान। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से क्योंकि ये समवलयाकार प्रकार की है, समवलयाकार प्रकार की है, बाह्य चक्रीय द्विबंध सब कुछ है इसमें। समवलयाकार का मतलब होता है इस प्रकार की रिंग जिसमें दोनों द्विबंध एक में ही पाए जाते हों, उसे समवलयाकार प्रकार की डाइइन कहा जाता है। वलय होती है और समवलयाकार प्रकार की। देखिए कैसे, यहां पर दोनों डबल बॉन्ड एक में ही पाए गए, कोलेस्ट्रॉल है ऊपर से खुली हुई है, आगे जा सकती है। तो अब हम इसको कहां कहां से काटेंगे, अब आगे इस रिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी संयुग्मन नहीं है, तो हम इसको काटेंगे कहां से, इधर से ऐसे काट लेंगे, क्योंकि ये सिस प्रकार की संरचना है। सिस प्रकार की संरचना क्यों है, इसकी संरचना को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, यही संरचना बनती है इसकी सेम संरचना। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल खोलकर खुली श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करें तो ये दोनों संरचनाएं बिल्कुल सेम हैं। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर दोनों CH2 एक ही तरफ हों तो उसको सिस कहा जाता है, तो ये सिस प्रकार की संरचना बन गई जिसमें 3 वलय अवशेष होते हैं। एक यहां से काटेंगे हम इसको, एक हम इसको यहां से काटेंगे और एक हम इसको यहां से काटेंगे। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं ये वलय नंबर 1 के लिए, वलय नंबर 1 के जस्ट साथ में, अब ये वलय इसके अंदर, इसकी संयुग्मन इसके अंदर काउंट नहीं होगा, लेकिन वलय अगर 2 हैं, 2 यहां पर रिंग है तो दोनों इसके अंदर काउंट होंगी। तो इसके लिए इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये, तो सबसे पहले समवलयाकार जो होती है उसके लिए बेस वैल्यू कितनी आती है 253। इसी से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको हमेशा समवलयाकार और विषम वलयाकार का पता होना चाहिए, जिसके आधार पर हम उसकी बेस वैल्यू को याद रख सकें, क्योंकि जब हम उसकी बेस वैल्यू को भूल जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। दोनों की बेस वैल्यू में बहुत फर्क है, ध्यान दीजिए, दोनों की बेस वैल्यू में 39 Nm का फर्क होता है, 39 Nm का। अगर हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोएनुलर प्रकार की है तो उसकी बेस वैल्यू 214 होगी, और अगर होमोएनुलर प्रकार की है तो उसकी बेस वैल्यू 253 होगी। टोटल इसके अंदर 39 Nm का फर्क होता है। देखिए 3 यहां पर वलय अवशेष है, उसके अलावा एक यहां पर बाह्य चक्रीय द्विबंध है, एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, 3 वलय अवशेष हैं। कुल योग इसका कितना हो जाएगा 273। कैसे, 253 20 273। ठीक है,
तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 273। उसके बाद आगे हम बात करते हैं थर्ड वन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं हम कि ये किस तरीके से होगी, ये विषम वलयाकार है और किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। एक बार आप इन ऊपर वाले जो दो हैं इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों को ए और बी जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको वैल्यू कई बार दे भी दी जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी जाती। तो जब आपको इसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू याद होनी ही चाहिए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डी के बारे में। इस डी के बारे में बात करते हैं, इसको मैं अलग से बनाता हूं और अलग से बनाने के बाद इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि किस तरीके से इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल है अगर, तो रिंग बनाएंगे सबसे पहले। एक ये है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। अब सबसे पहले हमको यहां पर ये देखना है कि ये वलय किस प्रकार की। अगर आपके पास समवलयाकार या विषम वलयाकार दोनों प्रकार की चीजें आए तो आपको सबसे पहले एक रिंग को देखना है। कौन सी रिंग है? यहां पर समवलयाकार प्रकार की रिंग है ये वाली, क्योंकि दोनों एक के अंदर है। तो समवलयाकार प्रकार की रिंग है सबसे पहले, समवलयाकार, ये समवलयाकार प्रकार की रिंग है ये वाली, क्योंकि इसमें दोनों एक के अंदर ही है तो हमको समवलयाकार को यहां पर प्रायिकता देनी है, समवलयाकार हम ले लेंगे। समवलयाकार के लिए बेस वैल्यू जो होती है वो आती है 235 mm। ये कौन सी है? समवलयाकार, इसी वजह से हमने इसको लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसका रिंग रेजिड्यू निकाल रहे हैं कि कहां कहां से इसको काटा जाएगा, संयुग्मन का विस्तार किस प्रकार से होगा। तो देखिए एक यहां से काटेंगे, एक यहां से काटेंगे, एक यहां से काटेंगे, एक यहां से काटेंगे। तो 1 2 3 4। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो हम इसको ऑल ओवर यहां से यूं करते हुए यूं करेंगे और यूं करते हुए यहां तक। तो हमने एक इसको यहां से काटा क्योंकि संयुग्मन के अंदर ही हमको लेना है, उसके आगे नहीं जाना। देखो कहां तक कंजुगेशन है, देखो
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है। तो संयुग्मन कहाँ कहाँ है, यहां से यहां से यहां से यहां से सब जगह से काटेंगे तो 5 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे। एक रिंग रेजिड्यू ये रहा, केवल संयुग्मन वाले को काटना होता है। रिंग रेजिड्यू एक यहां रहा, एक रिंग रेजिड्यू यहां रहा और एक रिंग रेजिड्यू यहां रहा, ठीक है। तो वलय अवशेष इसमें कितने होंगे, वलय अवशेष होंगे 5 × +5 = 25 nm वलय अवशेष के लिए। अब यहां पर आपको एक और चीज देखनी है कि क्या इनमें कोई एक्सोसाइक्लिक टाइप के डबल बॉन्ड है। 1 नंबर रिंग मैं इसको देता हूं, 2 नंबर रिंग इसको देता हूं, 3 नंबर रिंग इसको देता हूं। 1 नंबर के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 नंबर रिंग के लिए। अब इस 2 नंबर रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां पर हो गया, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां पर हो गया, ये रहा, ये भी क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब उसके अलावा देखिए इस 3 नंबर रिंग के लिए ये वाला भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो टोटल इसमें 3 प्रकार के जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो आते हैं, ठीक है। तो एक देखिए, सबसे पहले वापस बता देता हूं, 1 नंबर के लिए ये बाहर लगा हुआ है, इस वलय के बाहर है, इसके तो अंदर है, इस वलय के बाहर है, तो एक्सोसाइक्लिक प्रकार का डबल बॉन्ड हो गया। 2 नंबर रिंग के लिए ये वाला इस वलय के बाहर है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और 3 नंबर के लिए ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इससे बाहर है, तो 3 इसमें क्या हो जाएंगे, 3 इसमें क्या है, बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 3 × 5 = 15, +5 इसके लिए आती है 15। अब देखो यहां पर संयुग्मन का विस्तार कैसे हो रहा है उसको बड़े ध्यान से समझिए। यहां पर जो संयुग्मन है यही है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक तो ये रहा जो संयुग्मन को आगे बढ़ा रहा है, संयुग्मन तो केवल इतना ही है इसमें, मैं इसको अलग पेन से दर्शाता हूं। देखिए संयुग्मन यहां पर केवल इतना ही है, ये वाला, ये ट्रांस है, ये सिर्फ यहां से ये, ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, बस इतना ही संयुग्मन है इसमें, ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला संयुग्मन का विस्तार आगे ले जाने वाले डबल बॉन्ड है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड ना होते तो ये संयुग्मन आगे की तरफ जाता ही नहीं। तो यहां पर 2 क्या है, 2 संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड, ठीक है। दोबारा देखिए, केवल संयुग्मन यही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये संयुग्मन होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पूरा संयुग्मन है, ठीक है। लेकिन ये और ये बॉन्ड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जो संयुग्मन का विस्तार करते हैं। तो देखिए इसके लिए कितना आएगा, 30 + 30 × 2 = +60। तो अब आप सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकलेगा, तो इसके लिए कितनी आएगी, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना आएगा, देखो 253 + 25 + 15 + 60, 25 और 15 कितने होते हैं, 40 और 60 100 और 253 353 nm, 353 nm लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इसके लिए आएगी। इसको मैं एक बार वहां पर भी समझा देता हूं। ये देखिए 353 nm इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। तो एक बार इसको मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आएगी ये। तो देखिए वलय अवशेष कहाँ से काटा है इन्होंने, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और इधर। देखो 1 2 3 4, देखो एक इधर से काट दिया, ठीक है, एक दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, 5 जगह से काट दिया। 2 संयुग्मन का विस्तार करने वाले हैं, एक ये वाला संयुग्मन का विस्तार कर रहा है, एक ये वाला संयुग्मन का विस्तार कर रहा है, तो उसके लिए +60 आ गया। 3 इसमें है, जैसे इसके लिए ये वाला है, इसके लिए ये वाला है और इसके लिए ये वाला है, तो 3 इसमें बाह्य चक्रीय द्विबंध है, +15 आ गया, कुल योग 353 आ जाएगा। अब लास्ट के लिए हम इसके लिए देखते हैं अवलयाकार प्रकार की डाइईन के लिए किस प्रकार इसका मान निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।
जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को जो है वो निकाला जाएगा। अब अवलयाकार डाइन के लिए हम बात करते हैं। अवलयाकार का मतलब है इसके लिए बेस वैल्यू कितनी आएगी 217। अब एक ही केवल शून्य जुड़ा हुआ है CH3, तो इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 222N। ठीक है, 222N। तो एक बार आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। संयुग्मित इनॉन के लिए किस प्रकार से निकालते हैं, और उससे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम इसका एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल इसी का इसके लिए हमको क्या करना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को ज्ञात करना है एथेनॉल में। तो एथेनॉल का तो उसका तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो तो विलायक होता है। हमको तो यहाँ पर केवल उनके बैथोक्रोमिक एक्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में देखना होता है। सबसे पहले आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये किस प्रकार की डाइन है, समवलयाकार की। तो हल हम इसका करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डाइन किस प्रकार की है, समवलयाकार डाइन है। तो समवलयाकार के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है 253 Nm। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहां पर एक ध्यान दीजिए आप, दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, रिंग रेजिड्यू कहां से होगा। एक तो यहां से इसको ऐसे काट लेंगे अपने, ऐसे करके, ठीक है। तो एक तो यहां से कटेगी, एक यहां से कटेगी। अब एल्किल समूह इसमें दो लगे हुए हैं, एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। लेकिन ऊपर वाला तो अलग रह गया, क्योंकि हमने उसको संयुग्मन के अंदर लिया ही नहीं। तो ऊपर वाला अलग रह गया, तो हमारे पास कितने रह गया, केवल एक ही C2H5 रह गया। तो अब देखिए इसको, ये किस तरीके से आएगा, ये C2H5 केवल एक ही रह गया, तो ये आएगा किस तरीके से। देखिए नंबर एक ये हो गया, उसके बाद नंबर दो हो गया ये कि यहां पर ये दो डबल बॉन्ड है। अब ये दोनों डबल बॉन्ड है, C2H5 इसके अंदर लगा हुआ है, तो दो रिंग रेजिड्यू, दो क्या होंगे, वलय अवशेष, दो वलय अवशेष हो गए। दो वलय अवशेष हैं तो +5 × 2 बराबर कितना हो गया +10। एक इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये क्या है, एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी। तो एक क्या है, एक है एल्किल प्रतिस्थापी, एक है एल्किल प्रतिस्थापी। तो एल्किल प्रतिस्थापी किस प्रकार से होगा, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए कितना जुड़ता है +5। तो टोटल कितना हो गया, देखो टोटल हो गया 253 + 10 + 5। तो टोटल कितना हो जाएगा 268 Nm, 268 Nm अर्थात 268 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 268 नैनोमीटर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये तो इसका पहला एग्जांपल था, इसके अंदर तो हमने समवलयाकार प्रकार की डाइन ली है, और हम किस प्रकार से इसमें एल्किल प्रतिस्थापी को लेंगे उसके बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसका करते हैं, दूसरा एग्जांपल वो देखिए, हाँ जी। अब इसको देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको लैम्डा मैक्सिमम को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले
तो हम इसको काटेंगे कहां से, यहां से। एक रिंग रेजिड्यू ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 रिंग रेजिड्यू है। तो सबसे पहले समवलयाकार है, हल इसका करते हैं। ये क्या है, समवलयाकार। समवलयाकार डाइड है और इसके लिए बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस वैल्यू आ जाएगी 253 nm। हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट यहां पर ये तो नंबर 1 है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, 3 रिंग रेजिड्यू, मतलब 3 इसमें वलय विशेष हैं, तो 3 × +5 बराबर कितनी हो जाएगी, 15। उसके बाद में यहां पर क्या हो गया, देखो ये तो संयुग्मन इतना ही है, इसका विस्तार अगर हम संयुग्मन के बारे में बात करें तो संयुग्मन यहां पर केवल कितना सा है, संयुग्मन यहां पर केवल यही बड़ा इतना, ठीक है। यहां आप इसको ले सकते हो और यहां आप इसको ले सकते हो, क्योंकि हमने समवलयाकार लिया तो संयुग्मन केवल इतना और ये इसका विस्तार कर रहा है। तो तीसरी चीज इसमें क्या है, ये वाला संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड कितना है, 1 तो +30 इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए संयुग्मन के विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड के +30 इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद में फोर्थ जो है वो हम उसको देखते हैं, वो क्या होगा, उसमें आपको क्या करना है, फोर्थ एक्सोसाइक्लिक। इसके लिए कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं, इसके लिए ये एक्सोसाइक्लिक है। तो एक इसमें क्या है, एक इसमें है बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड +5। टोटल कितने हो गए, देखो 15 और 5 20 30, कितने हो गए 50 और 53 303। टोटल कितना आएगा, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, 253 + 30 + 20 = 303 nm। लैम्डा मैक्सिमम = 303 nm। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये इसके लिए संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड है, ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक प्रकार का डबल बॉन्ड है, 3 जगह से रिंग रेजिड्यू है, समवलयाकार प्रकार की संरचना है, इसलिए इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू आती है 303 nm। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके संबंध में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से समझने के बाद में इसके जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को करने का प्रयास कीजिए। बुक के अंदर आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो आपकी पी भालचंदानी की बुक है उसके लास्ट में जो उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां से इनको करने की कोशिश कीजिए। और ये इसी तरीके के किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ज्यादातर मामलों में आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज दे रखी होती है कि अगर संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध होगा तो उसके लिए इतनी वैल्यू आएगी, अगर कोई रिंग रेजिड्यू होगा तो उसके लिए इतनी वैल्यू आएगी, अगर कोई एल्किल समूह होगा तो उसके लिए इतनी वैल्यू आएगी, बेस वैल्यू ये है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको उसकी वैल्यू दी ही जाए, तो आपको भी अपने लेवल पर इन वैल्यूज को याद रखना है। और ये वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये वैल्यूज बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये वैल्यूज होती हैं ये। इन वैल्यूज को आपको हमेशा याद रखना है, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। किसके लिए क्या आएगा, समवलयाकार के लिए 253, विषम वलयाकार के लिए 214, अगर कहीं वलय नहीं है 217, संयुग्मन का विस्तार करने वाला +30, एल्किल प्रतिस्थापीय रिंग रेजिड्यू +5, बाह्य चक्रीय द्विबंध +5, OAC समूह अगर होगा मतलब एसीटेट समूह कहीं पर भी होगा तो 0, अगर SOR मतलब ईथर का जो समूह होगा वो होगा तो +6, थायोएल्केन होगी तो +30 और ClBr होगा तो +5 और NH2 होगा तो +60। ध्यान रखना कई बार इसका क्वेश्चन जो होता है NH2 का, इसको वाइवा के अंदर पूछ लिया जाता है, किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लैम्डा मैक्सिमम यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम ज्ञात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए आती है, सबसे ज्यादा वैल्यू आती है NH2 समूह के लिए। उसके बाद में आपको इस तरीके से या तो कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा या आपको इस तरीके से इसको बनाकर दे दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको इसको ज्ञात करना है। एक बार वापस, समवलयाकार क्या होती है, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हों। विषम वलयाकार क्या होती है, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के लिए हों।
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो इस रिंग के लिए साथ में जुड़ने वाला या एक रिंग के साथ में जुड़ने वाला लेकिन बाहर की तरफ लगा हुआ डबल बॉन्ड हो उसको एक्सोसाइक्लिक प्रकार का डबल बॉन्ड कहते हैं। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इसके साथ बढ़ती जाती है। सारे शिफ्ट है ये, मतलब ये सारे बैथोक्रोमिक प्रकार के शिफ्ट हैं। जैसे जैसे ये जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे जो लैम्डा मैक्सिमम है वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब रेड की तरफ जाती जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे बैथोक्रोमिक प्रकार का या रेड शिफ्ट को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। रेड शिफ्ट को प्रदर्शित करते हैं सारे के सारे। तो रेड शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए इन सभी को जोड़ा जाता है या कई बार ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इसको किया, आज हमने इन को कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट जो हम वीडियो होगी उसमें हम इन ऑन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।